जो 14 प्रस्ताव पारित किए गए उनके बारे में जानते हैं। केंद्र व राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली की योजना बनाए। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए चयन बोर्ड वर्ष 1982 की धारा 12, 18 व 21 की बहाली और धारा 11/16 में संशोधित किया जाए। माध्यमिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों को तहत चिकित्सा सुविधाएं मिले। इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 2007 में संशोधित कर परिषद के सत्ताधारी रूप से बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली और विसंगतियों को दूर करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। शासन ने जल्द ही मांग को पूरा नहीं किया तो संगठन आंदोलन करेगा। ये बात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं संघ चंदेला गुट के 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में बुधवार को प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी ने कही। वशिष्ठ अदिति अभिषेक कौशिक ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को सबके सामने रखने का प्रयास किया। सम्मेलन में 14 प्रस्तावित पारित हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओपीएस को लेकर कुछ चुनिंदा 14 प्रस्ताव पारित किए गए। और जब आप बात करते हैं कि ओपीएस को लेकर हम एक संघर्ष करेंगे, अब एक चुनौती वाला विषय बन चुका है, क्योंकि जब भी कर्मचारियों ने अपने लिए आवाज उठाने का प्रयास किया तो उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया। अब जो ये महामंत्रियों ने अपील की है कि हम जो पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा हमने चलाया हुआ है, अब उसे उठाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो मेरे पास कमेंट्स आए। एक सवाल मेरे पास आया था, उन्होंने लिखा है कि सर मेरी जो जॉब है वो 12 साल हो चुके हैं, तो क्या मुझे पेंशन व्यवस्था मिलेगी? उसका भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों को नियमितीकरण, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नियमावली व मानदेय घोषित किए जाने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर जुलाई में सभी जिले के डीआईओ कार्यालय से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अभिषेक कौशिक ने बार बार बताया कि चुनाव होने से शिक्षकों को परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। कुछ शिक्षकों ने इसके विरोध करते हुए वहां से खड़े होने का निर्णय लिया। संगठन की पत्रिका चाणक्य के संपादक जितेंद्र वार्ने ने संगठन की वेबसाइट के बारे में बताया। सम्मेलन के द्वितीय सत्र में प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय सिंह, नारायण दुबे, गिरेंद्र कुशवाहा, मनीष चंद्र शर्मा, नरेश सिंह, बहादुर सिंह, सुलेख जैन प्रसाद, प्रदेश मंत्री डॉक्टर संजय द्विवेदी ने 14 प्रस्तावित अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य नारायण सिंह व महामंत्री अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी के सामने रखे। प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष व मंत्री ने इसका खुलकर समर्थन किया। इस दौरान संगठन के संरक्षण व विधान परिषद सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेला, वहीदुल शहीद व पूर्व एमएलसी लवकुश मिश्रा, रजनीश चौहान, महेश चंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष श्याम नारायण, जिला मंत्री प्रदीप पटेल, ब्रज कुमार दीक्षित आदि मौजूद रहे। जो 14 प्रस्ताव पारित किए गए उनके बारे में जानते हैं। केंद्र व राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली की योजना बनाए। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए चयन बोर्ड वर्ष 1982 की धारा 12, 18 व 21 की बहाली और धारा 11/16 में संशोधित किया जाए। माध्यमिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों को तहत चिकित्सा सुविधाएं मिले। इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 2007 में संशोधित कर परिषद के सत्ताधारी रूप से बहाल किया जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का सरलीकरण हो। शिक्षकों के चयन में पदोन्नति, वेतन की स्वतः देय सुनिश्चित की जाए। महिला शिक्षकों की निजता का ध्यान रखते हुए विद्यालय में समुचित व्यवस्था की जाए। पेंशनरों को 70 वर्ष से ही अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन बाद उसकी सिफारिशों को नियमित रूप से लागू किया जाए। साथियों, ओपीएस का जो मुद्दा है हमारे देश के अंदर लगातार उठा हुआ है, क्योंकि इसमें कर्मचारी शिक्षक वर्ग हो या फिर एक अलग अलग लेवल के कर्मचारी, वो सभी जानते हैं कि ओपीएस जैसा एक मुद्दा जो किस्सा हमने देश के अंदर उठाया है वो हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं मैं भी उसी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ और वही किस्से वही मुद्दे उठाने का प्रयास करता हूँ जो लोग आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं। जब वर्ष 2004 से इसकी शुरुआत की गई, एनपीएस योजना की वर्ष 2004 से शुरुआत की गई, तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने ये बताने का प्रयास किया था कि आपकी जो पेंशन व्यवस्था में बदलाव हमने किया है, यानी कि एनपीएस जो आपको देने का प्रयास किया है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कहीं ज़्यादा ओपीएस से ज़्यादा।
लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की जब जब बात उठी है तो देश में एक चिंगारी की तरह उठा है। अब अप्रैल 2025 का जब वक्त आया तो आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि अब जो आपको लिए पेंशन व्यवस्था हमने दी है, यूनिफाइड पेंशन व्यवस्था जो हमने दी है, वो पेंशन व्यवस्था हम इस चीज का दायरा रखेंगे या इस चीज को मानने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ओपीएस के मिलती जुलती पेंशन योजना रहने वाली है। लेकिन कर्मचारी अभी जो एनपीएस में मौजूद है, मैंने काफी कर्मचारियों से इस बारे में बात भी की है, तो वो कहते हैं कि अभी हमने इसमें स्विच करने का प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि अभी हमारा जो पैसा है वो एनपीएस के अंदर लगा हुआ है और एनपीएस में जो व्यवस्था रखी गई है सरकार ने वो मार्केट के आधार पर होने वाली है। और सेम मुद्दा रहेगा आपका ये जो पेंशन व्यवस्था, यूपीएस पेंशन व्यवस्था बनाई गई है, अब इसमें जो मार्केट में हमारा पैसा लगेगा वो किस आधार पर लगेगा, क्योंकि एनपीएस के बारे में आप अधिकतर जानते हैं, लेकिन यूपीएस पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में काफी सारे कर्मचारी नहीं जानते। लेकिन जब ओपीएस की बात आती हो तो ओपीएस में एक ऐसा मुद्दा आपके सामने निकल कर आता है जिसमें कर्मचारी को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सीधा सिंपल तरीका है कि जितनी आपकी सैलरी रहेगी उसका 50% पेंशन आपको पेंशन के रूप में पैसा दे दिया जाएगा, बाकी जो आपका पैसा होगा वो आपको एक मुफ्त तरीके से दे दिया जाएगा। तो इन चीजों में, तीनों योजनाओं में काफी बड़ा अंतर है। और अब लेते हैं वो सवाल जो मेरे पास आया। उन्होंने लिखा है कि मेरा जो जॉब है 12 साल हो चुके हैं, तो क्या अब मुझे उस पेंशन व्यवस्था का मतलब दायरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। देखिए, अगर आप पेंशन व्यवस्था, पुरानी पेंशन व्यवस्था से रिटायर तो नहीं हुए होंगे, आपने ये नहीं लिखा कि आपको कौन सी पेंशन व्यवस्था मिलती थी या कब की आपकी ज्वाइनिंग थी, तो ये सभी बातें लिखना भी जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि अगर आप एनपीएस नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हुए हैं या स्वयं सेवानिवृत्ति ली है अपने, या जो भी नौकरी छोड़ने का कुछ भी कारण हो, तो आपको 9 साल 6 महीने में ही, ईपीएफओ का अपडेट है कि 9 साल 6 महीने में ही आपका जो पैसा है वो पेंशन फंड में जमा हो जाता है। साथ के साथ अब आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। हो ये सकता है कि आपका जो पैसा है वो 2 भागों में डिवाइड हो, तो आप कुछ हिस्सा उसमें से निकाल सकते हैं, बल्कि पेंशन आपकी नहीं निकल पाएगी। तो जैसे ही आप 58 वर्ष के होंगे तब भी आप पेंशन ले सकते हैं। आपको जो है एक प्रपत्र जाकर या एप्लीकेशन लिखकर देनी होगी कि आपकी जो पेंशन, जब आप 58 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी आपकी आज के कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी जो पेंशन व्यवस्था बनेगी, चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको पेंशन जरूर मिलेगी। साथियों, अगर आपको वीडियो की प्रतिक्रिया सही लगी हो या मेरे जो बताने का तरीका है वो आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो में कॉमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।